नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारे अपडेट्स हैं। संसद में आज फिर छात्रों के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन और बिहार में AK-47 लहराने का जवाब मांगता रहा और सरकार एंटी पेपर लीक संशोधन बिल के लिए चर्चा पर जोर देती रही। नतीजतन मॉनसून सत्र का छठा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि शाम को गतिरोध टूटने की खबरें आईं। फिक्र यह है कि क्या कल भी संसद में चर्चा हो पाएगी या सियासी शोर ही सुनाई देगा। शोर शराबे के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पेश कर दिया है। सजा बढ़ाने, जांच की समय सीमा और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। फिक्र की प्रश्नोत्तरी से यह समझेंगे कि कानून में क्या क्या बदला है और क्या इससे परीक्षा माफियाओं की पराजय होगी। पीओके में चुनाव हुए लेकिन कई बूथों पर सन्नाटा रहा। क्या चुनाव का बहिष्कार पीओके से फिसलते पाकिस्तान के नियंत्रण और जन आक्रोश का संकेत है? और मुज्तबा खमनेई ने हिजबुल्लाह से कहा है कि इजराइल के खिलाफ जिहाद ही आखिरी रास्ता है। फिक्र यह है कि क्या पश्चिम एशिया अब एक नए धर्म युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या यह जिहाद गाड़ी में महायुद्ध वाला फसाद कराएगा? एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर अब कल संसद में चर्चा होगी। सूत्रों से खबर है कि आज दिन भर चले हंगामे के बाद शाम को पक्ष विपक्ष में इस पर सहमति बन गई। सरकार कल इस बिल को लोकसभा से पास कराने की कोशिश करेगी। उम्मीद यही है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह चर्चा सार्थक रहेगी। लेकिन विपक्ष की एक नई मांग पर आज दिन भर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होता रहा। विपक्ष पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन जब उनका इस्तीफा हो चुका है तब आज हंगामे का नया और प्रमुख मुद्दा बना आंदोलन के समय दिल्ली से लेकर बिहार तक छात्रों की पिटाई। सरकार लोकसभा में पेश एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चाहती है, जबकि विपक्ष पहले छात्रों की पिटाई पर चर्चा की मांग उठाता रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने बैनर पोस्टर के साथ मकर भवन के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट किया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। इससे ठीक पहले 11 बजे यानी कि लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में भी इसी मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन के समीप आकर हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा, सदन की मर्यादा और परंपरा को समाप्त करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन इस चेतावनी का असर नहीं दिखा। उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन लगातार नारेबाजी होती रही। इसी वजह से लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक के लिए और फिर शाम 5 बजे तक के लिए और फिर कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। यही हाल राज्यसभा में भी रहा। वहां भी 4 बार सदन स्थगित करना पड़ा। वहां पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन और रेणुका चौधरी के अलावा टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस दिया। नोटिस में सूचीबद्ध कार्रवाई को स्थगित करके छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर चर्चा कराने और गृह मंत्री से जवाब दिए न जाने की मांग उठाई। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने कहा, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि छात्रों की पिटाई की गई हो। इस पर विपक्ष को सभापति ने जवाब दिया कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। इसके तहत सदन की सहमति से सिर्फ दुर्लभ परिस्थितियों में ही चर्चा हो सकती है। इसके जवाब में खड़गे ने कहा, छात्रों के खिलाफ कथित पुलिसिया कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने सदस्यों से कहा कि शून्यकाल में सिर्फ लोक महत्व के मुद्दे ही उठाएं, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर कायम रहा और वहां बार बार टकराव होता रहा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक से जुड़े मुद्दों पर हंगामे के कारण पिछले सप्ताह एक भी दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस
रिक्वेस्ट करता हूँ अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। This is a rarest subject. The what we call The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. it is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace. Amit Shah is in his spot. मेरा सिर्फ कहना है मासूम बच्चे पीटे जाए, लाठियां पीटी जाए, लड़कियों को मोलेस्ट किया जाए। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। दरअसल आज के हंगामे की पटकथा कल ही लिख दी गई थी। कल ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें राहुल गांधी ने 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल तो यह था कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, अगर आपने नहीं तो फिर किसने दिया। दूसरा सवाल, सामान्य कपड़ों में आए जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया वो पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स, उनकी तैनाती किसने की। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छात्र से बात करने के बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें पीटा, आंसू गैस के गोले छोड़े, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राहुल गांधी ने सुरक्षा बलों पर पैलेट गन चलाने के आरोप लगाए तो बिहार के सिवान जिले में 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान छात्रों पर AK-47 राइफल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाए। एक पुलिसकर्मी का वीडियो भी वायरल है। बिहार सरकार ने अब उस पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है, लेकिन इस मामले को लेकर अब बिहार से दिल्ली तक विपक्ष का पारा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने AK-47 राइफल के इस्तेमाल पर भी सत्ता पक्ष से तीखे सवाल किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर विपक्ष बहस चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष पहले पेपर लीक पर जो नया कानून बनना है उस पर चर्चा चाहता है। राहुल गांधी जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है? और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। तो भाजपा के लोगों का जो वचन था, उन वचन पे ये लोग कायम नहीं हुए। नरेंद्र मोदी अपने जुबान के पक्के नहीं हैं, ये बात साबित हो गया है। डीएम के घर पर पत्थरबाजी हो, कहीं नहीं ऐसा हुआ था। तो जब इस प्रकार की बातें आएगी, कानून अपना हाथ में लोग लेगा, तो जो कानून का रखवाला है उसको कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने कई छात्रों पर FIR दर्ज किए जाने के आरोप लगाए हैं। खड़गे ने एक्सपोस्ट में लिखा है कि जिन युवाओं ने प्रदर्शन में भाग लिया उनको धमकियां मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार में बहुत सारे युवाओं को जबरन हिरासत में लिया गया है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक की जांच पड़ताल हो रही है। ये एक डरे हुए तानाशाह की निशानी है। CJP लीडर आशुतोष रांका ने आरोप लगाए हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस या कार्रवाई न करने के समझौते का पूर्ण उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद उन्होंने सरकार को वार्निंग दी है, कहा यह कृत्य
बंद नहीं हुआ और एफआईआर तुरंत वापस नहीं हुए तो सीजेपी फिर से धरना देने के लिए विवश होगी। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि यह भ्रम फैलाने की कोशिश है। दरअसल शनिवार को सीजेपी और सरकार में जो सहमति बनी थी उसमें यह दूसरी प्रमुख मांग थी। इसी मांग पर मंगलवार यानी कल सरकार सीजेपी को लिखित में आश्वासन देगी। अब सुनिए इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में सियासी टक्कर। सरकार झुक गई। सरकार तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? अगर वायलेंस होता है या किसी भी तरह, तो रोकना तो सरकार रोकेगी ना। उनके ऊपर एक्शन लेने की बात है, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं। सरकार अपने प्रॉमिस पे स्टैंड करती है। सवाल यह भी है कि पुलिस की कार्रवाई क्या सिर्फ छात्रों पर हो रही है या फिर उन लोगों पर हो रही है जो अपराधी हैं, जो प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल थे और उपद्रव कर रहे थे, जिनका मकसद सरकार और सीजेपी के बीच माहौल को बिगाड़ना था। देखिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। अब जरा डेटा ध्यान से देखिएगा। उसके एफआरएस डेटा के मुताबिक सीजेपी के प्रदर्शन में कुल 2873 अपराधी शामिल थे। एफआरएस कैमरे में रिकॉर्ड ये वो क्रिमिनल्स हैं जिन पर लूट, हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामले, इनमें से 989 यानी 989 अपराधियों का गंभीर मामलों में पुराना रिकॉर्ड है। इनमें 101 हत्या, 62 हत्या की कोशिश, 284 डकैती और लूट, 61 अपराधी रेप और 6 पर पॉक्सो के केस दर्ज हैं। जबकि 25 अपराधियों पर महिलाओं से छेड़छाड़, 229 पर आर्म्स एक्ट, 135 पर अपहरण और 67 अपराधियों पर नशीले पदार्थों एनडीपीएस से जुड़े केस लगे हुए हैं। मौजूदा आपराधिक रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि पहचाने गए लोगों में से काफी संख्या में आदतन अपराधी हैं। इनमें हत्या के केस वालों की बात करें तो 2 या 2 से ज्यादा मामलों में 42 लोग शामिल हैं, जबकि 10 या उससे ज्यादा बार हत्या करने वाले मामलों में 12 लोग शामिल हैं। इसी तरह से हत्या की कोशिश वाले मामलों को देखें तो 62 लोगों में 2 या उससे अधिक बार हत्या का प्रयास करने वाले ऐसे 25 लोग भीड़ का हिस्सा थे। अब यह स्पष्ट हो रहा है कि छात्रों के बीच छुपकर कई अपराधी पुलिस से अपनी दुश्मनी का हिसाब ले रहे थे। दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों और अपराधियों में फर्क को दुनिया के सामने ला रही है। छात्रों की पिटाई और कथित एफआईआर को लेकर संसद में हंगामा होता रहा तो दूसरी तरफ संसद से 4 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक सुनवाई हुई। यह अहम सुनवाई। यहां भी मामला प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज से जुड़ा था, जिसे सर्वोच्च अदालत ने गलत बताया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध संवैधानिक अधिकार है और इसकी रक्षा होनी चाहिए। केवल प्रदर्शन के आधार पर पुलिस लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। विरोध होने और आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं है और आंदोलन का मतलब हिंसा भी नहीं है। अनुशासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। पुलिस की ज्यादती के आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनों से निपटने के लिए देश भर में एक जैसी गाइडलाइंस बनाने का सुझाव दिया। 20 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि देश भर में पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच ने टिप्पणी की। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने भी इस बात को रखा आगे। जिस तरह से पैलेट गन्स चलाई गई, जिस तरह से लाठियां महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ,
वो सादी वर्दी में लोग थे, कौन थे? कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक दिशा देनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी इस प्रकार के शांतिपूर्ण आंदोलन पर हिंसा अख्तियार करने का AK-47 चला देना, इस तरह की चीजों के लिए कोई जगह ना हो, पैलेट गन्स के लिए कोई जगह ना हो। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हमारी पिटीशन में जो सुझाव दिए गए हैं, जो उसको जो है फॉलो करते हुए जो डेवलपमेंट आए उसके तहत जो है नए स्टेटस रिपोर्ट को फाइल किया जाए। इस मैटर में हमने कई सारे डिमांड किए थे, जिसमें हमारा ये था कि एक सिक्योर डिजिटल लॉकिंग हो, दूसरी बड़ी बात है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो, तीसरा हमने बोला था कि इसमें एक प्रेयर ये किया था कि कोर्ट मॉनिटर्ड जो है एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए जो रिटायर्ड जजेस द्वारा जो है, इन सब तरीके के कई सारे प्रेयर हमने जो हो गए हैं। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच दोपहर 12 बजे पेपर लीक कानून में संशोधन से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 सदन के पटल पर रखा, जिसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया। पेश होने के बाद बिल की कॉपी सार्वजनिक की गई, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौजूदा कानून को और कड़ा बनाने के लिए कहां कहां अमेंडमेंट होना है, इसका जिक्र किया गया है, जैसे धारा 10, धारा 11, धारा 12। आइए देखते हैं कि इस बिल में क्या क्या प्रावधान है। व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की कैद होगी, जबकि ऐसे मामलों में जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी हुआ तो अधिकतम जुर्माने की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ की गई। अगर परीक्षा करवाने से जुड़ी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर दोषी हुई तो उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा। संगठित परीक्षा घोटाले पर 7 साल की सजा होगी। ऐसे मामलों में जुर्माना भी 5 करोड़ होगा। केंद्र सरकार अब ऐसे अपराध की जांच के लिए एसटीएफ गठित करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी हो या एसटीएफ को केस दर्ज करने की तारीख से 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे के आधार पर सुनवाई होगी। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। यही नहीं, 2024 के कानून के तहत लंबित मामले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। सवाल तो यह है कि 2024 के कानून की तुलना में क्या बदलने जा रहा है। संशोधन बिल में जो प्रावधान है वो पहले से कितने अलग और कड़े होंगे। देखिए, मौजूदा कानून में व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर 3 से 5 वर्ष तक की कैद है, जिसे बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष किया जा रहा है। व्यक्तिगत धांधली या गड़बड़ी पर अभी जुर्माना 10 लाख है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख तक करने का प्रस्ताव है। संगठित अपराध पर अभी न्यूनतम सजा 5 वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 7 वर्ष करने का प्रावधान है। ऐसे ही मामलों में मौजूदा कानून के तहत 1 करोड़ का जुर्माना है, जिसे बढ़ाकर 10 करोड़ किया जा रहा है। अगर परीक्षा करवाने से जुड़ी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर दोषी हुआ तो उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जा सकेगा। यह मियाद अभी 4 साल है। कुल मिलाकर पेपर लीक के खिलाफ कानून को सख्त करने की तैयारी है, लेकिन संशोधन बिल की राह में फिलहाल बड़े सियासी कांटे। Examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। ये बिल तो अमेंडमेंट है इसकी, मतलब ठीक है ना, बिल तो है, अमेंडमेंट है इसकी। तो जो इसके अंदर अच्छाइयाँ होंगी तो कांग्रेस उससे पीछे थोड़ी हटेगी। जो छात्रों की भलाई के लिए जो भी काम होगा, कांग्रेस हमेशा उसके साथ रहेगी। सरकार संशोधन बिल को कल लोकसभा से पास करवाने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस संशोधन बिल को विपक्ष के हंगामे के चलते अटकने नहीं दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष को भरोसा दिलाया गया है कि इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। सरकार का कहना है कि जो भी सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा, लेकिन छात्रों के हितों से जुड़े इस बिल को लगातार लंबित नहीं रखा जा सकता। वहीं विपक्ष का आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हुआ, लेकिन सरकार ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर जिम्मेदारी तय नहीं की। विपक्ष की मांग है कि पहले सरकार इन सवालों का जवाब दे, उसके बाद ही संसद का कामकाज आगे बढ़ाया जाए।
हालांकि बिल पेश होने के बाद भी गतिरोध बढ़ता देख स्पीकर ओम बिरला ने खुद दखल दिया है। इसका असर भी हुआ। सभी दल मंगलवार को एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। सदन की कार्रवाई के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से आग्रह किया था कि यह विषय देश के करोड़ों छात्रों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ। ऐसे में इस पर व्यापक और सार्थक चर्चा हो चुकी है। इसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर से लोकसभा स्पीकर ने खुद बात की। सदन चलाने पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से 1-to-1 मुलाकात की। अन्य दलों के नेताओं से भी उन्होंने अलग अलग बात की है। मंगलवार को होने वाली चर्चा के दौरान अलग अलग दल विधेयक के प्रावधानों पर अपने सुझाव और संशोधन भी रख सकते हैं। चर्चा के बाद सरकार इन सुझावों का जवाब देगी और इसके बाद विधेयक को सदन की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। स्पीकर से अलग संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी गतिरोध दूर करने को लेकर बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री रिजिजू, नड्डा और पीयूष गोयल शामिल हैं। फिलहाल सरकार का फोकस नए संशोधित कानून पर है और माना जा रहा है कि कल ये बिल लोकसभा से पास करवा लिया जाए। अब ये बाहर में कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए, बोलते नहीं हैं। ये कौन सा तरीका है? ये तो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, क्योंकि खासकर जो नौजवान हैं वो बहुत भड़के हुए हैं जब पुलिस वायलेंस के बाद, उसके ऊपर बैंडेड लाने के लिए बिल लेके आई। इस बिल में है ही कुछ नहीं। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है, तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पेपर लीक नहीं होगा? 24 में भी तो बिल लाए थे। 2 जुलाई 2024 में बिल के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होता चला गया। दोनों का पक्ष सुने, यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन हो, एक डिबेट हो, सुझाव आए जिसको सरकार अमल दे, और इस तरह से एक हेल्दी डेमोक्रेसी को हम पार्लियामेंट के अंदर बचाए रख सकते हैं। सो आई वुड जस्ट वांट देम टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक मामले पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाने की जानकारी दी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच को बताया कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को गंभीरता से लिया और एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो ऐसे मामलों को रोकने और परीक्षा में सुधार के लिए सुझाव देगी। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकर्णी की अध्यक्षता में यह हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। नंदन नीलकर्णी के अलावा 6 सदस्यीय समिति में पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ और पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका भी शामिल हैं। इनके अलावा आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृता लाल मीणा भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने इस कमेटी का जिक्र अपने वीडियो में भी किया। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। देखिए, बड़ी खबर तो यह भी है कि नीट पेपर लीक पर सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। दावा है कि इससे दोषियों का सुपर फास्ट हिसाब होगा। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी मामले की पहली सुनवाई थी, लेकिन पहले ही दिन इसे टालना पड़ गया। वजह यह रही कि सीबीआई की तरफ से कोई वकील कोर्ट ही नहीं पहुंचा। सरकारी वकील के नहीं होने के कारण कोर्ट को सुनवाई की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी और अब नई तारीख 3 अगस्त है। सीबीआई वकील के मौजूद ना होने पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि केस के लिए जल्द सरकारी वकील की नियुक्ति हो। सीबीआई जांच में दिनेश बिवाल और विकास बिवाल समेत 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि ये लोग उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने परीक्षा से पहले पेपर बाहर पहुंचाया। अदालत में अभियुक्त दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अब आपको संसद परिसर से आई एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद
धर्मेंद्र प्रधान आज पहली बार संसद पहुंचे। लेकिन जैसे ही संसद परिसर में मकर द्वार से उनकी एंट्री हुई, बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया और धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर उन्हें संसद के अंदर तक पहुंचाया। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने उन्हें एक विशेष टोपी और पटका भी पहनाया। क्योंकि 35 दिन तक सीजेपी का आंदोलन चला, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खत्म हुआ, तो विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आज संसद पहुंचा था। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान संसद आए, बीजेपी सांसदों के नारों के बीच विपक्ष के सांसदों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी और इसमें कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थी। इस दौरान सांसद धर्मेंद्र प्रधान और कांग्रेस के जयराम रमेश की मुलाकात भी हुई, जिसमें जयराम रमेश ने कहा इट हैपेंस, यानी ये होता रहता है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नथिंग हैपन, यानी कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्ट्रीट फाइटर हैं, एसी कमरों में बैठने वाले एक्टिविस्ट नहीं हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान और उनके आत्मविश्वास को अगली जिम्मेदारी संभालने की तैयारी का संकेत मान रहे हैं। संभावना है कि उन्हें पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल हम आपको संसद परिसर में नारे वर्सेस नारे वाली वो पूरी तस्वीर दिखाते हैं। भाई उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान आज भी हीरो हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाया एज शिक्षा मंत्री, आरएसएस के लोगों को सब जगह वाइस चांसलर बनाया। तो धर्मेंद्र प्रधान तो आरएसएस का हीरो है ही, लेकिन देश में वो क्या है वो आपने देख लिया पूरे देश की सड़कों पर। न केवल धर्मेंद्र प्रधान, देश की सड़कों पर प्रधानमंत्री की क्या छवि है वो भी आपको रोज दिख रही है। और फिक्र में अब सोनम वांगचुक के बाद जिन्होंने अपने 26 दिन के अनशन से छात्रों के आंदोलन में ईंधन भरने का काम किया है। आज 6 दिन बाद सोनम वांगचुक गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। अस्पताल से निकलने से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि पहले वो हॉस्पिटल से सीधे राजघाट जाएंगे और फिर पहाड़ों में वापस लौट जाएंगे। आज मैं दिन में यहाँ से निकलते हुए और घर लद्दाख वापस जाने से पहले राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। आप लोगों को याद होगा ठीक ऐसे ही मैं जब स्विट्ज़रलैंड से आया था अनशन शुरू करने से पहले, राजघाट से हम श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर जंतर मंतर आए थे। आज हम वही दोबारा करेंगे और उसके बाद अपने घर लद्दाख रवाना होंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोनम वांगचुक पत्नी गीतांजलि आगमो के साथ राजघाट गए और महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनम वांगचुक ने कहा कि आज भी बापू के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो नतीजा निकला वो लाठी पत्थरों से नहीं बल्कि शांति और उठाई गई तकलीफों से निकला। 26 दिन के अनशन और इस आंदोलन के खात्मे पर, अंत पर मैं सबसे पहले बापू को याद करने, महात्मा गांधी को याद करने, उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करने, धन्यवाद देने राजघाट आना चाहता था और देश को बताना चाहता था कि उनका बताया जो रास्ता है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही उपयुक्त है जितना कि 100 साल पहले था। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है, ये हमारे शांति की अपील से हुआ है। इसका एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है,
और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा। अच्छा कुछ देश में हुआ तो उसको खुशी मनाएं, मगर विजय में भी विनम्रता हो, ऐसे ना करें कि किसी के दिल को दुखे। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि बड़े दिल के साथ और प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। और अब बात दल बदल विरोधी कानून की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने कहा है कि 10वीं अनुसूची के मौजूदा ढांचे में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन यह कानून संसद ने बनाया है, इसीलिए इसके समाधान की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से संसद की ही है। आदर्श रूप से वहीं इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है। सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने संविधान की 10वीं अनुसूची की उस व्याख्या को चुनौती दी जिसके तहत अलग हुए विधायक या सांसद किसी दूसरे दल में विलय का रास्ता अपनाकर दल बदल विरोधी कानून के दायरे से बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि सांसद भी अदालतों की तरह गलतियां कर सकते हैं। दल बदल कानून का मौजूदा स्वरूप सत्ता में बैठे लोगों के लिए फायदेमंद बन गया, इसीलिए संसद से इसमें सुधार की उम्मीद करना आसान नहीं है। यह सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर सवाल है। अगर इस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो चुनावी जनादेश को बदला जा सकता है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अल्पमत की सरकार बहुमत में बदल सकती है, बहुमत वाली सरकार अल्पमत में आ सकती है। मतदाताओं का जनादेश दल बदल के जरिए पूरी तरह बदल सकता है। कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 10वीं अनुसूची का उद्देश्य विधायकों और सांसदों के आचरण को नियंत्रित करना और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। हालांकि इसके लागू होने के तरीके में कई समस्याएं हैं। अब केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि दल बदल विरोधी कानून की मौजूदा व्याख्या और विशेष रूप से विलय से जुड़े प्रावधानों पर उसका रुख क्या है। देखिए, 1985 में राजनीतिक खरीद फरोख्त और सरकारों को अस्थिर होने से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद कई दल ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सांसदों का टूटकर दूसरे दल में इस तरह से विलय करना दल बदल कानून की मूल भावना को कमजोर नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और अपडेट, और यह अपडेट है राम मंदिर चढ़ावा चोरी। सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार से कहा है कि वह एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करे। कोर्ट ने एसआईटी को अपनी जांच के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि लखनऊ के आईजी एस किरण की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई गई है और स्पेशल जांच टीम में एक डीआईजी और एक एसएसपी शामिल है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी है कि एसआईटी को राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से मिले दान की रसीदों का ऑडिट करना चाहिए। ट्रस्ट को जो भी मिला है उसे किसी वेबसाइट पर दिखाया जा सकता है ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका पैसा पहुंचा कहां है। इस पर सीजीआई ने कहा कि एसआईटी की सभी रिकॉर्ड्स तक पहुंच होगी, इसीलिए एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देने दे। याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव दिया कि जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे निर्देश की शायद जरूरत नहीं है क्योंकि 3 जजों की मौजूदा बेंच एसआईटी जांच की निगरानी कर रही है। सीजीआई ने कहा, हमारा पूरा ध्यान अभी जांच पर है, हमने रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा, बाकी बाद में तय करेंगे। We are very happy to hear that the Supreme Court has agreed to oversee the progress of the inquiry. In the light of what happened in the last hearing, the UP government has reconstituted the SIT report, the SIT. It would now be headed by a retired Inspector General of Police and includes 3 very senior police officers of credibility, an account expert and a person who knows forensic audit may also be included in the SIT. The government of Uttar Pradesh has readily accepted the suggestions. 5 सदस्यीय कमेटी एक एसआईटी हो जाएगी
राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि ये 2 तरह के एक्सपर्ट्स भी इस कमेटी में इंक्लूड कर लिए जाएंगे और इस पूरे प्रकरण की जांच जो नई एसआईटी है, न्यू एसआईटी है, उसने टेक ओवर कर लिया है। 2 सप्ताह के बाद इस मैटर को फिर से लिस्ट करने के लिए माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह के बाद इसको पुनः लिस्ट किया जाए और उसके बाद जो प्रगति रिपोर्ट होगी वो न्यायालय में पेश की जाएगी। और इस वक्त कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पीओके को लेकर। वहां पर फायरिंग की खबर है जिसकी डिटेलिंग हम आपको देंगे, लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं वहां पर जो एक मॉक प्रक्रिया हुई है पाकिस्तान के अवैध वाले कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर लोकतंत्र वाला ढोंग रच रहे हैं। वहां पर यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि पीओके में भी लोकतंत्र है। इसके लिए आज पीओके में मतदान हुए, लेकिन वहां की आवाम ने मुनीर के इस चुनावी तमाशे की हवा निकाल दी। पाकिस्तान की सेना की पूरी तैयारी और ताकत के बावजूद भी लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। सड़क पर रहकर आवाज बुलंद करने का विकल्प चुना, यानी पोलिंग बूथ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंचे ही नहीं। दूसरी तरफ आम लोग मुनीर के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। दरअसल पीओके में 3 चरणों में मतदान हो रहा है। आज पहले चरण में मीरपुर डिवीजन में मतदान हुआ। वहां प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों से इलेक्शन बॉयकॉट की अपील की। इसका असर भी हुआ। कई ऐसे वीडियो वायरल हैं जिनमें वोटिंग सेंटर पर सिर्फ कर्मचारी नजर आ रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी इन चुनावों का बहिष्कार किया। पीटीआई और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह चुनाव नहीं, फर्जीवाड़ा है। यही वजह है कि सार्वजनिक छुट्टी घोषित किए जाने के बाद भी पोलिंग बूथ पूरी तरह खाली थे। ज्यादातर पोलिंग बूथ ऐसे रहे जहां एक भी वोट नहीं डाला गया। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। कुल मिलाकर पीओके में पाकिस्तान का चुनाव वाला ड्रामा फेल हो गया है। वैसे पीओके से हमारे पास ये बड़ा अपडेट है। वहां शाम को मुजफ्फराबाद मार्च में शामिल लोगों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने रावलकोट में फायरिंग की है। इसमें 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा। दरअसल आप लोगों को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं, लेकिन आप उनको वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और ये जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि पाक रेंजर्स की बर्बरता कितनी है। पहले तो पाक रेंजर्स वहां क्या कर रही है, सवाल ये खड़ा होता है। ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, तो वहां पे पाक रेंजर्स क्या करेगी। दूसरा सवाल कि वहां पर तो वोटिंग की प्रक्रिया थी ना, तो फिर गोली क्यों चला रहे हो। मुनीर सेना के जुल्म से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग परेशान हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यूएन मानवाधिकार परिषद और ओआईसी को इस संबंध में खत भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना चुनाव का ड्रामा थोप रही है। अब हम सेना की कठपुतली सरकार को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। पीओके की आवाज दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर सेना और रेंजर्स अत्याचार कर रहे हैं। लेटर में जेएएसी से बैन हटाने और गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने की मांग की गई है। कहा है कि इस्लामिक देश सिर्फ पाकिस्तान की बात न सुने, वो पीओके के नागरिकों का हाल भी देखे। यूएन से भी एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर जमीनी हकीकत समझने की अपील की गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संसाधनों पर पीओके के लोगों का हक सुनिश्चित कराने की मांग की गई। फिक्र में अब बात करते हैं अमेरिका ईरान युद्ध की। यह युद्ध बारूदी मिसाइलों से काफी आगे निकल चुका है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी की आंख में कोई खौफ नहीं है। एक तरफ वॉशिंगटन से गरज रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ तेहरान से ललकार रहे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी। पिछले 24 घंटों में ट्रंप और मुश्तबा खमेनी ने एक दूसरे को सीधी धमकी दी। ट्रंप ने पिछले कुछ घंटों में अपनी कई एआई तस्वीर पोस्ट की और पोस्ट में लिखा, मैं हूं दुनिया का रखवाला। तो वहीं मुश्तबा खमेनी ने हिजबुल्लाह को संदेश देते हुए बताया कि अब जिहाद से ही हिसाब होगा। सुप्रीम लीडर की ओर से जारी बयान में हिजबुल्लाह की खुलकर तारीफ की गई। खमेनी ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ लड़ाई में चट्टान की तरह डटा हुआ संगठन बताया है। साथ ही हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह और दूसरे कमांडर्स को श्रद्धांजलि दी गई। यानी मुश्तबा की नज़र में डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, अब सिर्फ बारूदी जवाब दिया जाएगा। और मुश्तबा के इंतकाम का कोड वर्ड है जिहाद। मुश्तबा खमेनी ने कहा कि हम पूरी तरह हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। इजराइल को लेबनान में हमले रोक नहीं होंगे। इजराइल की तानाशाही से दुनिया परेशान है। इजराइल का मुकाबला करना जरूरी है, इसके लिए जिहाद ही एकमात्र रास्ता है। एक तरफ ईरान ने ट्रंप और इजराइल को जिहाद की धमकी दी, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर एआई वीडियो के जरिए ईरान को धमकी दे रहे हैं और खुद को दुनिया का रक्षक बता रहे हैं। ट्रंप ने कल रात एआई तस्वीरों और वीडियोस वाली पूरी सीरीज लॉन्च कर दी है। एक के बाद एक कई पोस्ट किए, कभी खुद को फिल्मी हीरो दिखाया तो कभी ईरान को मिटाने की कसम खाई।
जब पश्चिमी मीडिया में खबरें उड़ी कि ईरान से जंग लड़ते लड़ते अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो रही हैं, तो ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ट्रंप ने पहले ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमले की यह तस्वीर पोस्ट की। इसमें खर्ग आइलैंड को अमेरिकी फाइटर जेट्स ने चारों तरफ से घेर रहा है और वो लगातार इस आइलैंड पर मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। इन हमलों की वजह से वहां आग लग गई। समंदर के बीच पूरे आइलैंड में आग और धुआं दिखाई दे रहा है। ट्रंप पहले भी कई बार खर्ग आइलैंड पर हमले की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना यह सपना एआई के जरिए साकारा है। वैसे ट्रंप पहले कई बार कह चुके हैं कि उन्हें ईरान का तेल पसंद है और उन्हें ईरान का तेल चाहिए, और कल ट्रंप ने अपनी कई पोस्ट में ईरान के तेल टैंकर्स पर कब्जा करते हुए एआई तस्वीर पोस्ट की। इस सबसे अलग एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे। प्रदर्शन बताना चाहेंगे, इसमें लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार गिव्स द फॉलोइंग अश्योरेंसेस, यानी कि हम ये कुछ वादे करते हैं in connection with the protest related to alleged irregularities, NEET UG examination and the consequent demand for accountability and reform in the examination and higher education sector। यानी जो भी प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर सीधे मैं चलूंगा। रुपेश मेरे साथ है। रुपेश, पूरी जानकारी दीजिए, क्या अपडेट है? देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग ने यह एक नोटिफिकेशन जारी किया है और यह निर्देश जारी किया है कि जो भी 26 की शाम तक जो भी छात्र आंदोलन में शामिल थे और उनको प्रदर्शनकारियों को जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा किया जाएगा। उनके खिलाफ जो भी एफआईआर किया गया है या जो भी शिकायतें हैं तो तमाम नोटिस वापस लिया जाएगा और तुरंत ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक आंदोलन से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि जिस तरह से कुछ जिलों के एसपी आईजी के आज बयान आए थे, उसमें ये कहा गया था कि कुछ लोगों को ये चिन्हित किया जा रहा है कि वो कैसे पीछे का उनका आपराधिक इतिहास रहा है, उनके खिलाफ कुछ नई एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो उसके संदर्भ में ये कहा गया है कि कोई भी नई एफआईआर या कोई भी नई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में चाहे तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया, आरजेडी के एक और विधायक को गिरफ्तार किया गया, 423 लोगों को उसी शाम हिरासत में लिया गया था, 209 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की नेम एफआईआर करने की तैयारी चल रही थी। क्या ये समझा जाए कि सीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन आया अभी थोड़ी देर पहले आया कि हम अब वापस सड़कों पर आ सकते हैं अगर ये सब चीजें बंद नहीं हुई, तो ये उसका रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आइसा के लोग यहाँ पर पहुंचे थे दिल्ली से और अब जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कहा कि वो इसके बाद दिल्ली का धरना प्रदर्शन जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद पटना के गांधी मैदान में वो प्रदर्शन करेंगे। अगला निशाना पटना है। आइसा के लोग आज पटना पहुंचे थे और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि आज तक का वक्त है, उसके बाद कल से हम धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। पार्टीपुर में 30 जुलाई को इलेक्शन होना है, वोटिंग का दिन है, उसके पहले ये माना जा रहा है कि विपक्ष का जो थैंक यू वेरी मच रुपेश। हम रोकेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सड़क पर रफ्तार के कहर की जिसने एक महिला की जिंदगी ले ली। राजस्थान में वो हुआ जो हुआ है वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, सरेआम मर्डर है। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को झकझोर दिया। ये तस्वीरें देखिए आप। और एक बार फिर से तेज रफ्तार थार सवालों के घेरे में है। एक महिला जो अपने घर के पास खड़ी थी, उसे एक थार गाड़ी के पहियों के नीचे बेरहमी से कुचल दिया गया। उसने सिर्फ इतना कहा था कि तेज मत चलाओ। थार में सवार दबंग इससे नाराज हो गए और गुस्से में उस महिला को कुचल दिया। ये वीडियो राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले से आया है। यहाँ के टेहली गांव में एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। परिवार के सदस्य और मजदूर मौके पर काम में लगे थे। आरोप है कि तभी कुछ युवक थार को तेज रफ्तार और लापरवाही से दौड़ा रहे थे। जब लोगों ने उन्हें रोका, समझाने की कोशिश की, लेकिन थार में सवार दबंगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में कार को लोगों पर चढ़ा दिया। इसमें एक महिला की मौत हो गई है जबकि 2 लोग जख्मी हैं। पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया है कि थार सवार युवकों ने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई। परिवार की मांग है कि इन दबंगों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तुरंत गिरफ्तारी की जाए।